ऐसा कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह ने अपनी डेड बॉडी की जानकारी खुद ही एक सोल्जर को दी थी और उसके बाद वहां जाकर इंडियन आर्मी ने उनको ढूंढा और जिसके बाद उनका यहाँ पर मंदिर बनाया गया। ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएगी। पानी से बचा लो। तो मानसरोवर यात्रा के बारे में पता है, जो इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बंद की गई थी, वो यात्रा भी सिक्किम के इसी नाथुला पास वाले बॉर्डर से ऑपरेशनल थी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना से इतना बड़ा नहीं था। भाई फाइनली पूरे 2.5 घंटे बारिश में बाइक चलाने के बाद हम पहुंच गए हैं नाथुला। अब इससे आगे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। भाई अभी नहा धो के ऊपर आया था और सोचा कि यहीं से आज अपनी वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक बार यहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि आज हम अपना दिन स्टार्ट कैसे करने वाले हैं। फिलहाल भाई आज हम ईस्ट सिक्किम की तरफ निकलने वाले हैं, जिनका परमिट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था कि आपको कैसे परमिट अप्लाई करना है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको परमिट की पूरी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल भाई बस ऊपर की तरफ कैफे है तो मैं यहाँ पे बैठ गया था थोड़ी देर। अभी एक चाय ऑर्डर की है, चाय पीते हैं और फिर नीचे चलते हैं। मेरे ख्याल से उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, मेरे को लॉन्ड्री के कपड़े देने भाई कुछ, तो एक बार पहले नीचे चलते हैं। पहले चाय तो ऑर्डर कर दिए, लॉन्ड्री के कपड़े उठाते हैं, दे के आते हैं, चाय पीते हैं और फिर सीधा निकलते हैं अपनी बाइक रेंटल वाली शॉप पे, क्योंकि वहां से हमने बाइक उठाना है, परमिट उठाना है। भाई अगर बात करें गैंगटॉक हॉस्टल के बारे में तो मुझे काफी डिसेंट लगा। ये रे भाई अपने कपड़े जो जाने सीधा लॉन्ड्री होने, और ये था मेरा बेड और सामने का नजारा देखो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है सुबह सुबह। ये बन गया अपने गंदे कपड़ों का बैग तैयार। अब जल्दी से इसको उठा के, एक मिनट भाई, चलते हैं नीचे। चलो निकलते हैं बाहर। वाह, लॉन्ड्री वाला जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे वॉकिंग है। अब मैं सोच रहा था कि गंदे कपड़े ज्यादा ही हो गए थोड़े से, तो करा ही लेते हैं लॉन्ड्री, क्योंकि यहाँ से फिर मैं निकलूंगा भूटान के लिए, तो पता नहीं वहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा लॉन्ड्री। ये लो भाई पहुंच गए, जल्दी से इनको दे देते हैं। ये कपड़े हैं, शाम तक दे दीजिएगा। और एक बार आप गिन भी लीजिए, गिन के मेरे को बता दीजिए और शाम तक दे दीजिएगा, क्योंकि शायद हम सुबह सुबह निकले कल। डन भाई, दे दिए सारे कपड़े। अब अच्छे से धुल के प्रेस होके मिल जाएंगे और बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस था, 60 रुपए के अंदर एक कपड़ा करके दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब भाई जल्दी चलते हॉस्टल के पास दोबारा, वहां से एक कैब करते हैं सीधा MG मार्ग के लिए। आ गई अपनी कैब भी, चलो पहुंच गए हैं भाई लगभग हम MG मार्ग के पास तक। अभी जस्ट पेमेंट करिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे आज लग रही है, जो हमें आने वाली है, मौसम देखो ऊपर की तरफ कितना गहरे बादल हो गए और बाइक पर नाथुला तक जाना है। अगर बीच में कहीं बारिश आ गई तो कहीं बीच में रुकना पड़ेगा। 2 घंटे का सफर वैसे ही है, और अगर बारिश कांस्टेंट आती रही तो सफर उससे भी कहीं ज्यादा लंबा हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बाइक ऑलरेडी बुक्ड है, परमिट भी दोनों बाइक पर आ चुके हैं, तो उसको कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। अब रिस्क है, लेना तो पड़ेगा ही। अब जरा सा ही आगे MG रोड है, वॉकिंग करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चलते हैं। अब रिस्क ले ही लिया है तो अपनी जर्नी को पूरा करेंगे। एक चीज और, अगर आप सिक्किम के अंदर ड्राइव करने वाले तो ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, कई सारे एरियाज पे आप यूटर्न नहीं ले सकते, कई सारे एरियाज 1 वे है। सो अपने मैप का टोटली ध्यान रखना, अपने गूगल मैप के साथ अपडेट रहना। एक और बारी आपको दिखा देता हूँ ये ब्यूटीफुल सा क्रॉसओवर, ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ना, और रोड देखो कितनी क्लीन है, और रेड लाइट्स बहुत ही ज्यादा कम है सिक्किम के अंदर। आपको ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले चौक पर खड़े दिख जाएंगे और ट्रैफिक मैनेज करते हुए भी दिख जाएंगे। ट्रैफिक वायलेशन पे जो फाइन है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो अपने आप को बचा के चलना, देख के चलना, ट्रैफिक रूल्स उनको वायलेट मत करना, बाकी सब ठीक है। अब जैकेट मुझे इरिटेट कर रही थी तो मैंने पहन ही ली। मैं कहा यार पहन के ही चलते हैं, हाथ में पकड़े पकड़े इरिटेट सा हो रहा था मैं। अब ये देखो एक और सुंदर सा क्रॉसओवर, अब साथ में छोटे छोटे गमले लगे हुए और आपको एक यूनिक सी वाइब देते हैं। ऐसे क्रॉसओवर्स आपने बहुत ही ज्यादा कम देखे होंगे दिल्ली के अंदर या फिर किसी भी दूसरी सिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं ये क्रॉस में। और साथ ही में
ये एक मंदिर जो इस क्रॉसवे की एसेंस को, ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। हाँ एक बात और, अगर आपको सिक्किम गैंगटॉक के अंदर अपनी रेंटेड बाइक चाहिए तो इसी क्रॉसवे के जस्ट सामने से एमजी रोड स्टार्ट हो जाता है और आप सीधा चलेंगे एमजी रोड के एंड तक। वहां से आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में कट दिखेगा जो सीधा तिब्बतन रोड की तरफ जा रहा है। वहां पर जाकर आपको अपनी रेंटेड बाइक की काफी सारी शॉप मिल सकती है। भी जस्ट हम माल रोड के अंदर एंट्री करें और सुबह सुबह का माल रोड का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, शांत, कोई ज्यादा चहल पहल नहीं, लोग आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। तो बस भाई मैं पहुंचने वाला हूँ तिब्बतन रोड के उस कट तक। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर में अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ को अच्छी तरह बिता रहे होंगे। जल्दी से पहुंचते हैं अपनी रेंटेड बाइक के पास, अपनी रेंटेड बाइक को कलेक्ट करते हैं, अपनी बाइक को चेक करते हैं और फिर सीधा निकल जाते हैं अपने ईस्ट सिक्किम के आज के टूर पर। वैसे तो ईस्ट सिक्किम के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं जो आप घूम सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा जगहों पर आज हम जाने वाले हैं। भाई पहुंच गए हम अपनी बाइक रेंटल की शॉप पर। अभी फिलहाल जस्ट हमने वीडियो ली है पीछे से और भाई ने पीछे करते करते अपनी नंबर प्लेट भी तोड़ ली, तो स्पेशली उसकी तो वीडियो बनवाई है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही बाइक खड़ी है, दूसरी बाइक को ये ला रहे हैं। हमने बेसिकली अवेंजर्स ले ली थी 2, और एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि अवेंजर एक 200 सीसी की बाइक है। अगर आप कोई स्कूटी लेके ईस्ट सिक्किम की तरफ जाने वाले हैं तो वो बिल्कुल भी परमिटेबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 150 सीसी की एक बाइक चाहिए होगी जो कि परमिट एरिया क्रॉस करने के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, स्कूटी लेकर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की कोशिश मत करना। बाकी सब सॉर्टेड है। बता रहे थे इसमें कि 2 टैंक है, नहीं आप कहते डबल फ्यूल्ड है। ये मिल गया है भाई अपना हेलमेट, ये रही अपनी एवेंजर। और दूसरी वाली बाइक जो है हम यहाँ से लेने वाले हैं। अभी पार्थ और विशाल अंदर की तरफ ही है, वो जस्ट अपनी बाइक लेंगे, उसकी एक वीडियो बनाएंगे। बाइक लेते समय एक चीज का ध्यान रखना कि वो आपको बाइक जो है जल्दी से जल्दी रिटर्न देने के लिए मजबूर करता रहेगा। तो उससे पहले क्लियर कर लेना कि आप कितने बजे बाइक ले रहे हैं और कितने बजे आपको बाइक रिटर्न करनी है, क्योंकि यहाँ पर 12 घंटे का आपके पास टाइम पीरियड रहेगा। एक दिन में आप 24 घंटे के लिए बाइक नहीं ले सकते हो, बाइक आपको सिर्फ 12 घंटे के लिए ही मिलेगी। तो अगर आप दोपहर के अंदर बाइक ले रहे हैं तो उससे पहले ही क्लियर कर लेना कि आप बाइक कब रिटर्न करेंगे। हालांकि आप अगर दोपहर में ले रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कोशिश करना कि अपनी बाइक जो है हमेशा 7 से 8 या 9 बजे के आसपास लो, ताकि आप जब रिटर्न करने जाओ बाइक को तो आप अपने 12 घंटे के आसपास आराम से बिता लो। ये लो भाई अपना परमिट भी मिल गया है। अब मैं आपको आगे से नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है, आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे यूट्यूब पे आप शेयर नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे लेकिन एक तरह से ठीक ही है, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों ही किसी के साथ ऐसे शेयर करना चाहोगे। अब ये ही तिब्बतन रोड है भाई, और इसी से ही आगे चल के हम कनेक्ट होंगे मेन रोड तक। और ये खड़ी अपनी बाइक और दूसरी बाइक बस अभी वहां से निकल ही रही है। अब जल्दी से बाइक निकालते हैं और निकलते हैं अपने सफर के लिए। लो भाई एक बारी फिर से अपनी बाइक निकालते हैं। भाई सामने मौसम चेक करो, भयंकर खतरनाक हो रखा है। आपको बादल ना तैरते हुए दिखेंगे एकदम। नाथुला लगभग 2 घंटे की दूरी है गैंगटॉक सिटी से, और अभी हम लगभग आधे घंटे के आसपास चले हैं। और मौसम देखो कितना ज्यादा गहरा आ गया है भाई। अभी फिलहाल सीधा हम जा रहे हैं नाथुला की तरफ, और आते वक्त हम चंगू लेक और दूसरी मोनेस्ट्री विजिट करने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें निकलते निकलते 9:30 के आसपास हो गया, और 9:30 बजे अगर निकल के हम सीधा पहले चंगू लेक चले जाएंगे और उसके आसपास के एरिया चले जाएंगे तो नाथुला पास बंद होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि नाथुला पास लगभग 1 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे कि पहले दूसरी जगह चले जाए और नाथुला पास जिसके लिए हमने मेनली परमिट बनवाया है वो हमारा वैसे ही चला जाए। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सीधा यहाँ से चले नाथुला पास विजिट करेंगे,
अपना चाइना बॉर्डर देखेंगे, नेवर फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और उसके बाद दूसरी बहुत ही शानदार चीजों को ईस्ट सिक्किम के अंदर विजिट करेंगे। भाई सामने का आप नज़ारा देखो एक बार यार, कितना ही बेहतरीन लग रहा है। भाई जिसका डर था वही हो गया, हल्की हल्की बौछार स्टार्ट हो गई है। आप सामने देख सकते हो वेदर कैसा हो गया भाई, बिल्कुल सोच तो रहे थे भाई कि बारिश आ सकती है, रिस्क लेना ही था, ले लिया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था भाई। बारिश आ गई है भाई, अभी तो हल्की हल्की है, बौछार ही हो रही है, लेकिन किसी भी टाइम तेज हो सकती है, तो अब शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। अगर एकदम तेज हो जाती है तो कहाँ रुकना है, अदरवाइज सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और नाथुला अभी भी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है भाई, तो रिस्क ले नहीं सकते ज़्यादा। भाई अभी बीच रास्ते पे रुके हैं एक जगह, ये अपनी बाइक खड़ी है, यहाँ से पानी की बोतल लेंगे और कुछ खाने का सामान लेंगे। वो क्यों ज़रूरी है भाई, अभी थोड़ी थोड़ी सिकनेस मेरे को भी फील होने लगी है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, थोड़ा पानी कंज्यूम करना बेटर रहेगा। पानी कंज्यूम करते रहेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाता रहेगा, तो हम बिना किसी दिक्कत के ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि बारिश के कारण हमें कितनी दिक्कत आने वाली है। अब आप मेरी जैकेट के ऊपर देख सकते हो, हल्की हल्की बूंदें टपकने लगी है। और अब ऊपर की तरफ भाई मौसम देखो कितना ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। पता नहीं आपको वैसे पता लग रहा है कि नहीं लग रहा कि बारिश आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन आपको इस हेलमेट पे पता लगेगा। ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश की बूंदें इकट्ठी हो गई है हेलमेट के ऊपर। बाइक चलाते चलाते एक दिक्कत जो मुझे फील होती है ना, वो मेरे बाल एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, ज़रूरत भी है, बिना हेलमेट तो जा भी नहीं सकते। और पार्थ तो अभी ग्लव लेने की भी कोशिश कर रहा है। मैंने उसको कहा मैं तो ग्लव्स के साथ चला नहीं सकता, मुझे इरिटेशन हो रही है, अगर तुझे ग्लव्स लेने हैं तो तू ले सकता है, मैं बिना ग्लव्स के ही चलाने वाला हूँ। हालांकि हम जब गैंगटॉक में रुके हुए थे तो थोड़ा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मेरे को हल्का सा कोल्ड हो गया, जिसकी वजह से अब आप नोटिस भी कर सकते हो मेरा थोड़ा कोल्ड जो है वो बोलने से दिख भी रहा होगा आपको। लो भाई बोलते ही बोलते बारिश और भी ज़्यादा तेज हो गई, जल्दी से चलते हैं भाई शेड के अंदर। भाई नीचे की तरफ देखो नज़ारा कितना ही बेहतरीन है। अभी पीछे जो आपको शेड दिख रहा है ना, इसके अंदर खड़े हो गए थे क्योंकि अचानक से बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। मैंने आपको दिखाया भी, हेलमेट के ऊपर भी बौछारें गिरी हुई थी। अब मैं शेड से निकल के देख रहा हूँ तो अब ज्यादा बारिश नहीं है, तो अब जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और अब निकलते हैं ऊपर की तरफ। अभी फिलहाल जहां पर हम रुके हुए हैं, यहाँ पर जो हाइट है वो 12,000 फुट के आसपास है और हमें 14,500 फुट की हाइट पर जाना है। चलो भाई फिर से निकल गया। बीच में बारिश की थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन उसको भी हमने सोल्व कर लिया। बारिश रुकते ही अपना कारवां फिर से चल गया। लो भाई एक जगह रुक के रास्ते में गुरुपुर का प्रसाद लेके, अब ब्लेसिंग्स लेके अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आर्मी खड़ी है और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वाह जी वाह। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मॉनसून के अंदर बाइक आपको थोड़ा परेशान तो कर सकती है बारिश की वजह से, लेकिन भाई सामने का नज़ारा देखो आप, कितना ही शानदार है। अगर आप नॉर्मल मौसम में आओगे तो आपको इस तरह का नज़ारा भाई देखने को नहीं मिलेगा जो हमने बारिश के अंदर एक्सपीरियंस किया है। हाँ हम गीले हो गए हैं बारिश की वजह से, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमने कपड़े भी कैरी नहीं करे हैं, लेकिन भाई साहब ड्राइव करना सिक्किम में इन रोडों के ऊपर इतना शानदार डिसीज़न था, मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा लग रहा है। आप सामने की तरफ पहाड़ देखो और ऊपर तैरते हुए बादल भाई साहब, और यहाँ पर पहाड़ों पर जो ग्रीनरी है वो भी नेक्स्ट लेवल है। हाँ ये हो सकता है बारिश की वजह से, क्योंकि रेन फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको ग्रीनरी नेचुरली मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई शानदार। अब यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रह गया है। सबसे पहले तो हम पहुँचेंगे अपनी दूसरे चेक पॉइंट पे। दूसरा चेक पॉइंट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर हमको पेपर दिखाने हैं। पेपर दिखाने के बाद वो हमारी एंट्री करेंगे एक रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर के अंदर हमको साइन करना होगा और उसके बाद हम निकल सकते हैं आगे बॉर्डर की तरफ। और साथ ही साथ हमने 2-3 लेक भी विज़िट करनी है। तो सबसे पहले तो जाएंगे हम बॉर्डर एरिया के पास। बॉर्डर एरिया के बाद देखते हैं कैसे क्या प्लान बनता है। और अब भूख भी लगी है क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे, खाना ज़्यादा खाया नहीं,
तो अब जल्दी से पहुंचते हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है नाथुला। भाई लगभग नाथुला पहुंच गया है और मेरे पीछे की तरफ नज़ारा देखो भाई, कितना ही शानदार लग रहा है इस लेक का व्यू भाई साहब, शानदार। सामने की तरफ आप लेक देख रहे हो ना, ये सोंगो लेक है। अभी फॉग की वजह से बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं, अभी आपको अच्छी तरह व्यू दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे इस जगह को तो ये एक जन्नत से कम नहीं लगेगी भाई आपको। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही है इस वक्त ये प्लेस। लुक एट दिस, इतनी शांति, इतना प्यारा माहौल। और यहाँ से नाथुला सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे। ऑलरेडी 12:30 के आसपास हो गए, तो हमने 1 बजे से पहले एनी हाउ नाथुला पहुँचना है ताकि हम अंदर एंट्री कर सके। दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन कश्मीर ऑल्सो। मुझे कश्मीर से ज़्यादा सुंदर लगा। बीट 14, बीट 1, बीट 14, बीट 1। सर दूसरा भाई कर रहा है, उसका वेट करें या साथ में चले? हाँ, वेट करके साथ में चलो। भाई दूसरे चेक पॉइंट पे पहुंच गए। फिलहाल अभी सर को मैंने अपने पेपर दिए। पार्थ और विशाल अभी भी पीछे कहीं रह गए हैं, तो उनका वेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बाइकों को एक साथ पास कराएंगे। भाई फाइनली पूरे 2.5 घंटे बारिश में बाइक चलाने के बाद हम पहुंच गए हैं नाथुला। अब इससे आगे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे। हम हैं 14,500 फीट की हाइट पे और इस वक्त भाई ठंड इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल हाथ की जो टिप होती है वो हल्की हल्की सी नीली होने लगी है, जैसे फ्रोज बाइट के टाइम पे। कितने शानदार लग रहे हैं ड्रेस के अंदर, और स्वैग है। एक तो चश्मा, ऊपर से भाई सब वो यूनिफॉर्म, वाह। आर्मी ऑफिशियल्स बार बार यही कह रहे हैं कि आप जल्दी से ऊपर की तरफ चले जाओ, नहीं तो 2 बजे आपको सही से नीचे की तरफ भेज देंगे। जल्दी जल्दी ऊपर जाने के चक्कर में मैं अपनी बाइक की चाबी बाइक में ही लगी भूल गया। और भाई अभी एक चीज और नोटिस करी मैंने कि मेरे सेल फोन में चाइना का टाइम जोन आ गया है। अभी चाइना के हिसाब से 3:26 हुए और यहाँ पर 2 बजने वाले हैं। ये देखो हमारा बॉर्डर गेट, और अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो लिटरली आपको चाइना का गेट दिखेगा। अभी मैं हल्का सा पास जाता हूँ और चंद कदमों की दूरी पे यहाँ से चाइना है, यानी कि 5 कदम 10 कदम अगर हम यहाँ से उधर की तरफ लेंगे तो आप सीधा चाइना पहुंच जाएंगे। और उधर की तरफ आप चाइनीज सोल्जर्स को भी देख सकते हैं। ये देखो कितना ही शानदार लग रहा है यहाँ से व्यू। अब हालांकि नीचे वीडियोग्राफी करने से मना किया गया था, लेकिन यहाँ पर आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा आप थोड़ी थोड़ी वीडियो बना सकते हो, अगर आपको दिखाना है बॉर्डर तो आप दिखा भी सकते हो। भाई ये देखो बेहतरीन। और अभी सारे आर्मी ऑफिशियल्स अपनी गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं क्योंकि अब हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। कसम ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको लिटरली एक बिल्डिंग दिखेगी जिसमें चाइनीज लिखी हुई है। इस जगह की इम्पोर्टेंस देखो, हम 14,500 फीट की ऊंचाई पर है और हमारे आर्मी ऑफिशियल्स इतनी ऊपर जस्ट हमारी टेरिटरी को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पर पहरा देती है। और उधर की तरफ आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा जिस पर लिखा है नाथुला 0 किलोमीटर। हाँ जी, हम हैं नाथुला के बॉर्डर पर। अगर आपको मानसरोवर यात्रा के बारे में पता है, जो इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बंद की गई थी, वो यात्रा भी सिक्किम के इसी नाथुला पास वाले बॉर्डर से ऑपरेशनल थी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना से इतना बड़ा नहीं था। लिटरली आप देख सकते हो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है हमारी चाइना के साथ इस बॉर्डर पे। आपको ऐसी कनेक्टिविटी और किसी भी बॉर्डर से नहीं मिलेगी चाइना के साथ। लेकिन ये बॉर्डर मानसरोवर यात्रा के लिए खोला जाता था, लेकिन अब दोनों ही तरफ से गेट बिल्कुल बंद रहते हैं और दोनों ही तरफ आर्मी ऑफिशियल्स अपने अपनी टेरिटरी को गार्ड करते हुए
दिख जाएंगे आपको। भाई मैं अभी बॉर्डर के इतने करीब आ चुका हूँ कि आप ये सामने की तरफ जो दोनों बिल्डिंग देख रहे हो ये चाइना के अंदर है। सामने आप चाइना के फ्लैग का निशान भी देख सकते हो। अगर मैं पास जाऊँ तो सिर्फ इस फेंसिंग से उस तरफ भाई 4 कदम के ऊपर चाइना है। हम बिल्डिंग के इतनी पास खड़े हैं चाइना और इंडिया बॉर्डर के ऊपर। भाई अभी हम मानसरोवर यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो बंद हो गई थी। लेकिन अभी आर्मी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अभी कुछ ही महीनों पहले मानसरोवर यात्रा को फिर से स्टार्ट किया गया और नेक्स्ट यात्रा अभी 5 से 6 दिन बाद यहाँ से निकलने वाली है। जस्ट इस जगह को देखो कितनी शानदार है। और हमने एक बोट राइड बुक कर लिया, निकल गया बोट राइड के लिए। हम जस्ट अभी नाथुला से नीचे की तरफ उतरे थे और नीचे उतरते ही हमको ये हांगू लेक दिख गई। और अब हांगू लेक के अंदर हम एक बोटिंग एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम जिस लेक में बोटिंग कर रहे हैं इसका नाम है हंगू। हंगू रिप्रेजेंट करता है डक को। इस लेक का नाम डक के ही नाम पे रखा गया है। और साथ ही साथ ये जो लेक है ये एशिया की हाईएस्ट लेक है, जो कि 13,500 फुट की ऊंचाई पे प्रेजेंट है। बोट राइड लगभग 30 मिनट की होने वाली है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको खुद बोट करके यहाँ पे आ सकते हो, या तो फिर अंकल जी की मदद ले सकते हो। वो आपसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हंगू लेक एशिया की हाईएस्ट लेक है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो और ये 13,900 फुट की हाइट पर है। साथ ही साथ जो हंगू लेक के अंदर आप पानी देख रहे हैं ये सारा ग्लेशियर से पिघल कर नीचे आया है और इसको एक डैम के थ्रू रोका गया है ताकि ये पानी यहाँ से निकल के नीचे फ्लो ना हो सके। अब भाई जल्दी से निकलेंगे हम यहाँ से बाबा हरभजन मंदिर पे, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं, लेकिन दिक्कत एक ही है, आप सामने की तरफ देख सकते हो बादल कितने गहरे होते जा रहे हैं यहाँ पर। और भाई हम नहीं चाहते कि हम वहाँ तक पहुँचे और हम बारिश में भीग जाए। भाई अभी हम पहुँच गए हैं न्यू बाबा हरभजन सिंह मंदिर पर। एक्चुअल मंदिर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो आम लोगों के लिए ऑपरेशनल नहीं है। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा परमिट लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप वहाँ तक जा सकते हो। अगर आपको उनकी एक्चुअल स्टोरी के बारे में पता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको उनकी एक्चुअल स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ आपको उनकी स्टोरी के बारे में। कैसे एक सोल्जर मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है और कैसे एक पर्सन इतना करेजियस हो सकता है कि वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाबा हरभजन सिंह यहीं पर नाथुला के पास डिप्लॉयड थे जब एवलांच आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह ने अपनी डेड बॉडी की जानकारी खुद ही एक सोल्जर को दी थी और उसके बाद वहां जाकर इंडियन आर्मी ने उनको ढूंढा और जिसके बाद उनका यहाँ पर मंदिर बनाया गया। ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएगी कि बाबा हरभजन सिंह इस पोस्ट की रक्षा करते हैं और सारी वाइटल इंफॉर्मेशन वो इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपने ऐसी भी स्टोरी सुनी होगी कि एक सोल्जर रात को पूरे एरिया का चक्कर लगाता है, यहाँ पे गश्त करता है। उनको कहा जाता है कि वो भी बाबा हरभजन सिंह ही है। एक सोल्जर जो पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ और उनको यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया उनकी पहली पोस्टिंग पे ही। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई और ये सब स्टोरी सामने आई तो उनकी पोस्ट को एज इट इज़ वहीं की वहीं बना दिया गया और तब से वो इंडियन आर्मी के एक प्रोमिनेंट सोल्जर है और हमारे बॉर्डर की भी रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ ही टाइम पहले उन्हें एज अ कैप्टन रिटायर किया गया और उनकी फैमिली को जब तक वो यहाँ पर कैप्टन की तरह डिप्लॉयड थे वो सैलरी उनके अकाउंट में भेजी गई और साथ ही साथ अब उनकी फैमिली को पेंशन भी मिल रही है। अब मैं आ गया हूँ सीधा कैफे के अंदर, बहुत तेज भूख लगी है। भाई लोगों ने पहले से ही मैगी ऑर्डर कर दी थी। बाय बाय कहते हैं बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर को और साथ ही साथ उनकी छत्र छाया में अपना ये तिरंगा लहराता रहे। पानी से बचा लो भाई जल्दी से बाइक स्टार्ट करते हैं और अब निकलते हैं सीधा गैंगटॉक के लिए। लो जी लो,
ये रही अपनी बाइक, ये रही भाइयों की बाइक, और अब सीधा निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। भाई मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल में, और हाँ मैं सीधा नाथुला से निकल के अपने हॉस्टल आ गया हूँ। और नाथुला से निकलने के बाद क्या हाल हुआ हमारा, मैं आपको अब बताने वाला हूँ। भाई जब हमने लास्ट में बाबा हरभजन सिंह टेम्पल विजिट किया, उसके बाद बस हम निकले ही थे 3-4 किलोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर चले होंगे। 5 किलोमीटर चलने के बाद हल्की हल्की बारिश की बौछारें गिरने लगी। हमें लगा नॉर्मल है, आते वक्त भी बारिश की बौछारें थोड़ी थोड़ी दूरी पे हो रही थी, लेकिन फिर ख़त्म हो जा रही, तो हमें लगा नॉर्मल है, अभी थोड़ी थोड़ी होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते गए गैंगटॉक की तरफ, बारिश जो है वो फ्रीक्वेंटली तेज होती चली गई, और आखिरी में इतनी तेज हो गई कि लिटरली मैं और मेरे तीनों दोस्त बिल्कुल गीले हो गए थे। और गैंगटॉक तक पहुंचते पहुंचते हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अभी हॉस्टल आके दवाई लेनी पड़ी। मैं दवाई लेके थोड़ी देर सो गया। अभी आप देख सकते हो मेरा गला भी थोड़ा खराब है, और मेरी आंखें भी थोड़ी रेड हो रखी है। इस आंख में तो कुछ चला भी गया था, जिसकी वजह से भाई मेरी तो हालत पस्ता हो गई थी। फिर मैं सोया हूँ, सोने के बाद थोड़ी बहुत मैंने अपनी एनर्जी रिगेन करी है, और अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अब भाई बस मैं नीचे आ गया हूँ, पानी ले लिया है, और ख़त्म करते हैं आज के दिन को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ अच्छा सिखा पाया हो। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में।